नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। देखिए, एस जयशंकर किस तरह से पाकिस्तान जाएंगे और एससीओ की ये अहम बैठक यहां पर होगी और 15-16 अक्टूबर को एससीओ की ये बैठक में यहां पर शामिल होंगे। 2015 में सुषमा स्वराज के बाद भारतीय नेता का ये पहला दौरा माना गया है। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री को एससीओ मीटिंग के लिए न्योता दिया था और आखिरी बार सुषमा स्वराज यहां पर पाकिस्तान गई थी। उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ गया और एससीओ के समिट में यहां शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी किस तरह से आप देखिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल पिछले साल एससीओ के लिए भारत यहां पर बिलावल भुट्टो आए थे और 1 फीट दूरी पर किस तरह से दोनों देश के जो विदेश मंत्री हैं वो बैठे थे। यानी कि ये अहम बैठक किस तरह से मानी जा सकती है, ये तो फिलहाल 15 और 16 अक्टूबर को देखने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। इस्लामाबाद में एससीओ के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं यहां पर उनकी बैठक में शामिल होंगे और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यानी कि आज शुक्रवार को किस तरह से अहम जानकारी दी है और 9 साल में पहली बार ये होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2015 में सुषमा स्वराज पहुंची थी और उसके बाद अब ये बैठक किस तरह की रहने वाली है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से न्योता आने के बाद 30 अगस्त को जयशंकर दोनों देशों के रिश्ते पर बयान देते भी नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हर चीज का समय होता है, हर काम अंजाम तक पहुंचता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 370 जो है वो हट चुकी है और मुद्दा यहां पर खत्म हो चुका है। अब हम पाकिस्तान से किसी रिश्ते पर क्यों विचार करें, इस तरह से बड़ा बयान एस जयशंकर की तरफ से रखा गया था। लेकिन आखिरी बार सुषमा स्वराज गई थी पाकिस्तान और यहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि आप देखिए नवाज शरीफ थे उस वक्त, उनसे मुलाकात यहां पर की गई थी और तत्कालीन विदेश मंत्री यहां सुषमा स्वराज पहुंची थी। लेकिन इस दौरे के बाद किस तरह के हालात बने थे वो भी आपके सामने रहे। लेकिन उस बीच में उरी हमले के बाद फिर से यहां पर जो तनाव है वो जरूर बढ़ा था। लेकिन एससीओ की जो समिट है उसमें पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान में ये एससीओ समिट हुआ था और जयशंकर की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये आज जो एक मीटिंग है किस तरह से अहम होने वाली है। ग्रुप कैप्टन हैं यूके देवनाथ, रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं करोड़ी जी आप ही के पास आऊंगी, इस पूरे दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 370 का बयान तो आपने देख लिया, पहले ही एस जयशंकर की तरफ से दे दिया गया, लेकिन उस बीच में 15 और 16 अक्टूबर को मीटिंग जिस तरह से रखी गई है। देखिए आशा जी, ये जिस तरह की मीटिंग है वो एक बहुपक्षीय संगठन की है, पाकिस्तान और भारत के द्विपक्षीय मीटिंग नहीं है। इसलिए भारत की तरफ से बहुपक्षीय संगठन में प्रतिनिधित्व होना जरूरी था और इसलिए भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो हमें इसको भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में नहीं देख के बहुपक्षीय संगठन है एससीओ जिसके 10 सदस्य हैं उस संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन जब भी कोई बहुपक्षीय संगठन की मीटिंग होती है तो उसके साइडलाइंस पे द्विपक्षीय मीटिंग भी होती है, 1-to-1 मीटिंग होती है विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की। तो निश्चित रूप से भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं तो एससीओ की मीटिंग में तो भाग लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे। अब किन किन से करेंगे ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मीटिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्री की मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई द्विपक्षीय मीटिंग होगी। लेकिन इसमें कुछ आशंकाएं हैं आशा जी मुझे। एक तो आशंका यह है कि पाकिस्तान किसी न किसी रूप में कश्मीर का इश्यू और भारत पाक संबंधों को उठाने की कोशिश करेगा, जो कि बहुपक्षीय संगठन में नहीं करनी चाहिए। अगर करता है तो वो एससीओ के जो प्रोटोकॉल है, नियम है, उनका उल्लंघन करता है। तो हो सकता है पाकिस्तान नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है किसी न किसी रूप में उठा सकता है। करोड़ों सिंह, लेकिन भारत 30 अगस्त को तो इस पे पहले ही पिक्चर को क्लियर कर दिया गया एस जयशंकर की तरफ से कि अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो क्यों चर्चा होनी चाहिए? देखिए ये नहीं, भारत की तरफ से तो स्पष्टीकरण है
लेकिन पाकिस्तान तो अपना राग अलापता है ना अलग से, जहां भी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अलापा, तो पाकिस्तान का तो अपना दृष्टिकोण है ना। लेकिन निश्चित रूप से भारत के विदेश मंत्री एक तो एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है एससीओ के फ्रेमवर्क में, उस पर निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। दूसरा, मुझे लगता है भारत के विदेश मंत्री जो स्टार्टअप इनोवेशन फ्रेमवर्क है एससीओ के तहत, उससे बातचीत करेंगे। एक अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसका ईरान भी सदस्य है, और ईरान अब बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान में युद्ध होने की संभावनाएं और आशंकाएं ऐसी बन रही हैं। तो ईरान वहां आएगा तो ईरान को किस तरह से ट्रीट किया जाए, क्योंकि पश्चिमी देश इस चीज को अच्छी तरह लाइक नहीं करेंगे जब ईरान इजराइल में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ईरान अपना दृष्टिकोण एससीओ में रखेगा, सहानुभूति भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और वो निश्चित रूप से इजराइल का इश्यू उठाएगा कि वो सुरक्षा का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का मामला है। वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात नहीं उठाएंगे। ठीक है देवनाथ जी, वो कह रहे हैं कि अंदरूनी बात को सामने रखने की कोशिश होगी और इसमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा करने की कोशिश होगी। ईरान को लेकर जिस तरह से करोड़ी सिंह जी बोल रहे हैं, देवनाथ जी सिक्योरिटी को लेकर भी वो बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। आशा जी, एससीओ की मीटिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री बाकी जो एससीओ के मेंबरान हैं उनके साथ जो बृहद मीटिंग है, जिसमें कि दुनिया के आप देखा जाए तो बड़े बड़े देश, भारत है, रूस है, चीन है, और जो दूसरे देश हैं उनकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और पावर बहुत ज्यादा है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। हाँ, डेफिनेटली एस जयशंकर जब गए हैं तो विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियर कर दिया है कि द्विपक्षीय वार्तालाप भारत बाकी सारे देशों के साथ तो करेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में कोई द्विपक्षीय वार्तालाप शायद पाकिस्तान के साथ ना हो। अगर पाकिस्तान मैच्योर देश है, हम देखते हैं कि वहां की एस्टेब्लिशमेंट काफी कच्ची खिलाड़ी बन जाती है ऐसे मौके पर। अगर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, अगर वो मैच्योर बिहेवियर दिखाती है तो उन्हें कोई भी भारत के साथ कोई भी दुविधापूर्ण यानी मुश्किल चीजों को यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं होगा। बहुत ही पॉजिटिव फ्रेमवर्क में हम काम करेंगे, जैसे कि प्रोफेसर करोड़ीमल जी ने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि एड हो, वजारत हो, साइंटिफिक आदान प्रदान हो, ह्यूमन वैल्यूज पर बातचीत हो, और सबसे बड़ी बात एक एंटी टेररिज्म ग्रिड का शुरुआत किया जाए। हाँ, कुछ लोग पश्चिमी देश परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये कोई नेटो के खिलाफ कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी बात नहीं है। एससीओ में जो मिलिट्री एंगल है वो अभी तक कभी भी बना नहीं है और भविष्य में भी बनने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एससीओ किस लिए बना है? भारत, चीन, रूस और जितने ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये सब मिलकर आगे बढ़े। लेकिन उस बीच में अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं, अगर हम इजराइल की बात करते हैं, अगर हम गाजा की बात करते हैं, आपने देखा तनावपूर्ण माहौल किस तरह से रहा, क्या उस मुद्दे को भी इस बीच में उठाया जा सकता है? एससीओ के चार्टर में क्योंकि जिस तरह से एससीओ के देशों में दुनिया की 40% आबादी जो है वो रहती है, और इकोनॉमी को लेकर बार बार बात हो रही है कि इकोनॉमी पर चर्चा हो सकती है, जीडीपी को लेकर चर्चा हो सकती है, जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एंटी टेररिस्ट को लेकर बात हो सकती है, उसके बाद आप आर्टिलरी को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए देवनाथ जी। जी हाँ, एससीओ के चार्टर में कि एससीओ का जो अभी माहौल है उसमें जो दूसरे मुल्कों के तकलीफें हैं, जैसे एससीओ का मेंबर रूस है, लीड कंट्री है, लेकिन रूस यूक्रेन जो है एससीओ के टेबल पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसी तरह से इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो एससीओ के टेबल पर डिस्कस नहीं किया जाएगा।
क्योंकि बहुत क्लियर मकसद है, क्योंकि ये जो टॉपिक है रूस और यूक्रेन का, या इजराइल हमास और अभी ईरान शामिल हो गया, ये बहुत ज्यादा डाइवर्जनली टॉपिक बन जाएंगे। जी। इनको डिस्कस करने से हो सकता है कि एससीओ के देश दो खेमे में बढ़ जाएं, कुछ देश इस तरफ, कुछ देश उस तरफ। तो एससीओ में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो कि डायरेक्ट इंटरेस्ट का नहीं है उसको डिस्कस ना किया जाए। ठीक है। जी आशा जी। करोड़ी जी, जिस तरह से देवनाथ जी भी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छेड़ा जाएगा जिसकी वजह से मतभेद वहां पर हो जाए। भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब लोग यहाँ पर एक टेबल पर होंगे और चर्चा होगी, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिलावल भुट्टो को आपने देखा था जब वो पहुंचे थे, बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ रही थी, क्या इस बार भी इसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो निश्चित रूप से इस तरह का होगा, लेकिन जिस तरह का इस संगठन का स्वरूप है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुपक्षीय संगठन में कोई इस तरह की एग्रीमेंट आएगी। निश्चित रूप से सहयोग को मजबूत करने की बात होगी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके केवल वेग बात हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाए। कॉन्क्रीट बात यूक्रेन को लेके और इजराइल को लेके नहीं होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मान रहा हूं, मुझे लगता है कि चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हो सकती है और वो बातचीत इस हद तक जा सकती है कि अभी कुछ दिनों बाद ही ब्रिक्स की मीटिंग रशिया में होने वाली है। उसमें शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड या ग्राउंड तैयार किया जाए, एजेंडा फिक्स किया जाए चीन और भारत के बीच में। वो संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि रशिया भी ये चाहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्र के बीच में ब्रिक्स की साइडलाइन से बातचीत हो। और एक अन्य बात, रशिया ये भी चाहेगा कि जो ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है रशिया, चाइना, इंडिया, उसको भी रिवाइव किया जाए। तो इन सब बातों को लेके भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हो सकती है। ये तो द्विपक्षीय रहा, लेकिन जो बहुपक्षीय है उसमें विकास के लिए जो युद्ध की स्थिति से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे असर पड़ रहा है, उससे कैसे ओवरकम किया जाए। चीन एक बात उठाएगा कि वो बेल्ट एंड रोड को लेके एक सवाल आएगा जिसमें भारत के अपने रिजर्वेशंस हैं। ये पहले भी एससीओ मीटिंग में बात आई है। सेंट्रल एशिया के देशों ने भी ये कहा कि बेल्ट एंड रोड से उनके विकास में मदद मिल रही है, लेकिन भारत के उसको लेके रिजर्वेशन है, क्योंकि वो सीपेक को लेके भारत बहुत ज्यादा रिजर्वेशन रखता है। भारत का अपना एक दृष्टिकोण भी है और जो सही भी है। तो ऐसी स्थिति में वहां लेके हो सकता है कि पूरी की पूरी जो जॉइंट कम्युनिटी हो, भारत उससे सहमत न हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो अगर भारत सहमत नहीं और होगा, अगर सहमति तो नहीं होती है, हाँ, इसी सवाल पर आ रही थी, अगर नहीं होती है तो फिर किस तरह से होना चाहिए? देखिए, उसमें ये तो ये हो सकता है कि उनको निकाल दिया जाए जो भारत की सहमति के पॉइंट नहीं है, या ऐसा है कि भारत को उसके साथ ये नोट मान लिया जाए कि भारत इन मुद्दों पे सहमत नहीं है और बाकी से भारत सहमत है। इस तरह के पहले भी रास्ते निकले हैं एससीओ की मीटिंग में। तो ऐसा कोई नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या कोई डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन उसका रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जिन मुद्दों को जॉइंट कम्युनिटी में लाने का प्रयास करेगा, वहां बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, एससीओ के दूसरे सदस्यों में भी आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मुद्दे हैं या डिफरेंसेस हैं उनको लाने का प्रयास करेगा, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक्सपीरियंस है। आपको मालूम है पिछली बार बिलावल भुट्टो भारत आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें की हैं। तो उस तरह से हमारा एक्सपीरियंस ये है कि पाकिस्तान कुछ प्रयास करेगा और पाकिस्तान होस्ट है, जिसको नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा समन्वय कारक होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस तरह का दृष्टिकोण अपनाएगा। चीन, रशिया और भारत
मुझे लगता है कि तीनों किसी न किसी मुद्दे पे सहमत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या जो उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो किस तरह की हो, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर अर्थव्यवस्था की अगर करोड़ी जी हम बात करते हैं तो इस वक्त आप देखिए हिली पड़ी है पाकिस्तान की, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह से सहमति नहीं बनती है या किसी तरह के मुद्दों को उछालने की कोशिश होती है तो इसमें तो अब घाटा तो पाकिस्तान का ही है ना। देखिए निश्चित रूप से लेकिन परसेप्शन पाकिस्तान का अपने घाटे के लिए अलग हो सकता है ने। हर देश का अपना परसेप्शन होता है। वो तो आप और हमारा परसेप्शन है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखे तो पाकिस्तान को फायदा है। भारत के साथ व्यापार बढ़ाए तो पाकिस्तान को फायदा है। लेकिन पाकिस्तान नहीं बढ़ा रहा भारत के साथ व्यापार। भारत ने तो पहले ही पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दे चुके थे। पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर देश अपना हित ही देके, परसेप्शन अलग हो सकता है उनका। ठीक है करोड़ी जी, तो करोड़ी जी वापस लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे आप। देवनाथ जी मैं आप ही के पास आऊंगी। 2015 में सुषमा स्वराज पहुंची थी मुलाकात के लिए और उसके बाद आप देखिए किस तरह से जब उरी हमला हुआ था तो एक एक करके बायकॉट कर दिया गया सिनेमा का, चाहे आप देखिए जिस तरह से बयानबाजी हुई, एक लंबा गैप है। लेकिन अब अगर जयशंकर वहां पर पहुंचते हैं और इतने लंबे अरसे के बाद पहले नेता अब वहां पर पहुंचेंगे। जी हाँ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एस जयशंकर पाकिस्तान पर्दे के पीछे, ये तो द्विपक्षीय वार्ता होगी और शायद इसके बारे में ज्यादा प्रेस में बोला भी नहीं जाएगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां उभय पक्ष पर्दे के पीछे बैठकर चुपचाप दिलों से दिलों को मिलाने की बात करें। पाकिस्तान नाराज है, हम नाराज थे क्योंकि पाकिस्तान ने जेएनके में अलग अलग हमले किए। पाकिस्तान नाराज है क्योंकि उसने धारा 370 जब हमने कश्मीर से निरस्त किया उसका बहाना लेकर वो नाराज है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड और तिजारत को फिर से शुरुआत करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, करोड़ी संघ ये नहीं, भारत तो चाहता है कि हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें। भारत ने तो बार बार ये पेशकश की है कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक का रास्ता खोलना चाहते हैं, जिससे कि ये आकलन है कि एज ए काउंटर रिस्पॉन्स पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक का रास्ता ट्रेड और तिजारत के लिए थ्रू इंडिया भी खोला जा सकता लेकिन है। देवदूत जी, तो देवनाथ जी, इकोनॉमिस्ट है, उनका देवनाथ जी, आकलन है कि क्या ट्रेड पाकिस्तान की और जीडीपी टेररिज्म 2% बढ़ जाएगी। नहीं देवनाथ जी, क्या ट्रेड और टेररिज्म एक साथ आप चला सकते हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल रहेगा ना, क्योंकि एससीओ के समिट में जिस तरह से पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे, 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान में जो एससीओ समिट हुआ था उसमें फिलहाल तो शमूलियत नहीं दी थी। और अभी करोड़ी जी कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से बार बार न्योता भेजा जा रहा है और अगर बैठक हो जाती है तो काफी तरीके से फायदेमंद रहेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ट्रेड और टेररिज्म को एक साथ चलाया जा सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को बार बार समझाया है और शायद वो एक रेड लाइन है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ता है, जम्मू कश्मीर का अलाप करना नहीं छोड़ता है, तो पाकिस्तान के साथ हम भी कोई ट्रेड और तिजारत नहीं करेंगे। लेकिन हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें कि पाकिस्तान को हमें समझाना पड़ेगा कि ट्रेड और तिजारत वो करता है तो वो आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड और तिजारत पाकिस्तान के साथ अगर होती है तो भारत से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है। पाकिस्तान की जो अभी माली हालत है, उनके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर्स नहीं है, पाउंड्स नहीं है, वो उधार लेके अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। अगर पाकिस्तान ट्रेड और तिजारत करे तो अफगानिस्तान के साथ उसका व्यापार बढ़ेगा, भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ेगा, बांग्लादेश के साथ उसका व्यापार बढ़ेगा। इस लालच में हो सकता है कि वहां की जो आर्मी है, आईएसआई है और जो पॉलिटिशियंस है वो रियलाइज करेंगे कि भारत के साथ माहौल अच्छा करने में ही पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। लेकिन देवनाथ जी, 2023 की अगर हम बात करते हैं, जब बिलावल पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा ये दौरा आप यहीं से समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, तो कितना इंपॉर्टेंट है?
जी हाँ, पाकिस्तान में उनकी एक मजबूरी है कि उनको अपने देश की आवाम के सामने ये दिखाना पड़ता है कि वो बहुत मजबूत हैं, भारत हम्म। से डरते नहीं है, भारत से टक्कर ले रहे हैं। वहां पर जब भी इलेक्शन का माहौल होता है, चाहे असेंबली इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, वहां पर कश्मीर के नाम पर बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। तो उनको थोड़ा एक बाहरी दिखावा करना पड़ता है कि वो भारत में जब आएंगे तो हल्का शब्द करता हूं कि वो भारत को दबा के रखेंगे, भारत के छक्के छुड़ा देंगे। एक हम्म। रैम्बो इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो प्योरली बहुत ही घटिया वोट वाली राजनीति होती है उनकी। हम्म। उनको इससे उबरना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। हम्म। उस तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, इस तरफ भारत है। इन तीन देशों के अलावा पाकिस्तान जाएगा कहाँ? हम्म। चीन कब तक बैठा बैठा पाकिस्तान को मदद करता रहेगा? चीन भी काफी हद तक पाकिस्तान से परेशान है। सीपेक की उनकी सारी करोड़े इन्वेस्टमेंट जी, डूब चुकी है। अब तो चीन भी चाहेगा पॉजिटिव कि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्तों को थोड़ा सा सुधार ले, अच्छे रिश्ते हो जाएं, क्योंकि फायदा तो उसका भी रहेगा। देखिए, आप और हम रेशनल तरीके से सोचते हैं तो ये है हम्म। कि सुधार लेने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जिस दिन भारत से दोस्ती कर लेगा, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हम्म। क्योंकि पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का आधार है वो एंटी इंडिया आधार है। क्योंकि जिस दिन भारत के साथ दोस्ती कर लेगा तो पाकिस्तान में अलग अलग नेशनलिटीज हैं, उनको साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। तो जब पाकिस्तान एंटी इंडिया स्टैंड लेता है तो वो मान के चलते हैं कि इससे पाकिस्तानी राष्ट्रवाद मजबूत होता है। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण हुआ है वो एक धर्म आधारित नेशनलिज्म पे हुआ है, और धर्म किसी भी कौम का आधार नहीं हो सकता। ये दुनिया के सब धर्मों के जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि धर्म अलग चीज है, राष्ट्र अलग चीज है, कौम अलग चीज है। जहां भी धर्म को कौम का आधार बनाया गया, राष्ट्र का आधार बनाया, वहां सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन गए, बांग्लादेश अलग हो गया। अगर धर्म के आधार पे राष्ट्र बनता तो बांग्लादेश अलग नहीं होता। तो पाकिस्तान के सामने एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए एंटी इंडिया स्टैंड पाकिस्तान को रखना है अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान एक दूसरे रास्ते पे और चला है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो जुलाई से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें अभी मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में मिले हैं, और उन्होंने कहा कि हम सार्क को रिवाइव करते हैं, क्योंकि सार्क लगभग 10 साल से बिल्कुल इनएक्टिव है। तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश से या दूसरे छोटे दक्षिण एशियाई देशों से मिलके भारत के अगेंस्ट में कुछ गैंगअप बनने की एक तैयारी करेगा। लेकिन अभी जो मीटिंग हो रही है वो तो केवल एससीओ की है, तो पाकिस्तान वो अपने लेवल पे करेगा। लेकिन एससीओ में हम ये देखते हैं कि ईरान इस समय सबसे बड़ा अवसर मान के चल रहा है। ईरान जिस तरह संकट से गुजर रहा है तो वो एससीओ में बाइलेटरल बातचीत से अपने जो पर्सपेक्टिव है ईरान का इस इजराइल के मामले को लेके, वो सब एससीओ के जो विदेश मंत्री हैं देशों के, उनको बताने का प्रयास करेगा। दूसरा, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं वो ये चाहेंगे कि एससीओ उनके विकास का आधार बने, क्योंकि सेंट्रल एशिया के चारों तरफ है, रशिया है, चीन है, भारत है, ईरान है, ये बहुत ही मजबूत देश हैं। तो एससीओ सेंट्रल एशिया ये चाहता है कि इन देशों के सारे हमारा विकास ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। तो ईरान और सेंट्रल एशिया के लिए ये सबसे बड़ा अवसर है एससीओ की मीटिंग होना। तो लेकिन जो विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं वो भारत और पाकिस्तान को लेके हो सकते हैं, दूसरे देशों के कोई विवादास्पद मुद्दे वो कह रहे हैं सिर्फ मतभेद तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हो सकते हैं, बाकी देशों के बीच में तो नहीं हो सकते। वो तो विकास को लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर जीडीपी अगर हम देखें तो 3.17 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें चीन की अगर हम देखते हैं तो 17.73 ट्रिलियन डॉलर आ जाती है। और सबसे आप देखिए यहाँ पर जो 21 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान है, 347 बिलियन डॉलर है। रूस यहाँ पर 1.71 ट्रिलियन डॉलर आ जाता है। कजाकिस्तान 190.81 बिलियन डॉलर आ जाता है।
तजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो 8.75 बिलियन डॉलर आ जाता है। यानी कि विकास को लेकर चर्चा होती है तो फिर तो वो अलग ही लेवल पर चला जाएगा, लेकिन मतभेद सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकते हैं, करोड़ी जी कह रहे हैं। जवाब दीजिए। आशा जी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद है उसको चीन और रूस मिलकर थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। डेफिनेटली जो फाइनल आउटकम होगा उसमें इसको मेंशन नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो आपने जस्ट नाउ कहा कि सब जो देश हैं उनका जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। दुनिया की इकोनॉमी का जीडीपी का करीबन करीबन 40% आपने अभी अभी गिनवा दिया। तो मुद्दा भविष्य में ये जाएगा, चाहे एससीओ हो या ब्रिक्स, कि किस तरह से विश्व की इकोनॉमी को डॉलर से हटाकर और किसी मुद्रा पर किया जाए, चाहे वो चीन की मुद्रा हो, रूस की मुद्रा हो, भारत की मुद्रा हो। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। आप देख रहे हैं अगले 2-3 साल में ही ये सारे देश मिलकर, दुनिया के बड़े बड़े देश मिलकर, चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो, हम शायद डॉलर बेस्ड इकोनॉमी को चैलेंज नहीं लेकिन एक ऑल्टरनेट मुद्रा 15 और 16 अक्टूबर को जब बैठक होती है देवनाथ जी, तो पता चल जाएगा कि आखिर किस मुद्दे पर चर्चा हुई है। करोड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देवनाथ जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एससीओ की जो बैठक है उसमें एस जयशंकर शामिल होंगे, लेकिन अगर विकास पर चर्चा होती है तो फिर काफी तरीके से फायदा देश को होने वाला है। लेकिन देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर पाकिस्तान वहां पर अपनी बात को किस तरह से रखता है। आप देखते रहिएगा।